नमस्कार दोस्तों, आज की सेकंड क्लास है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में राजा के लिए को पेरुमाल या पेरुमन, राजा को या पेरुमाल या पेरुमन आदिगल। राजा के लिए को पेरुमाल या पेरुमन आदिगल का प्रयोग किया गया है। तो चोल प्रशासन में, चोल अभिलेखों में चोलों के राजा के लिए को पेरुमाल या पेरुमन आदिगल का प्रयोग किया गया है। चाउजू कुआ के अनुसार सम्राट के रक्षक के रूप में लड़कियां हैं वो नियुक्त थी। स्नानागार व भोजनालय का प्रबंध स्त्रियां देखती थी। तो चाउजू कुआ के अनुसार क्या कहा है दोस्तों के सम्राट के रक्षक के रूप में लड़कियां नियुक्त थी और भोजनालय और स्नानागार है वहाँ का प्रबंध भी स्त्रियां देखती थी। चोल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन अधिकारियां कौन कौन सी थी? तो इसके लिए पेरुंदम था, वो सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी थे। तो पेरुंदम क्या थे दोस्तों? ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी। केंद्रीय प्रशासन पदाधिकारी। तो केंद्रीय प्रशासन में पदाधिकारियों की श्रेणियां में पेरुदम एक था दोस्तों, पेरुदम। तो पेरुंदनम ये था, ये सबसे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारी थे, सबसे ऊपर के कर्मचारी। उसके बाद आता है शिरोदम, शिरोधनम। ये शिरोधनम है, ये सबसे नीचे की श्रेणी के कर्मचारी थे। सबसे नीचे के श्रेणी के कर्मचारी और सबसे ऊपर के श्रेणी के कर्मचारी वो पेरुंदनम और सबसे नीचे के श्रेणी के जो कर्मचारी वो शिरोधनम। एक था दोस्तों राजा का निजी सहायक। जो निजी सहायक था वो राजा के साथ हमेशा रहता था, उसको बोलते दोस्तों उडन कुटम। उडन कुटम, ये उडन कुटम है, ये राजा का निजी सहायक था। ये राजा के साथ हमेशा रहता था। एक था दोस्तों ओल्ले या ओले नायगम। ओल्ले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच ओले नायगम करता था। ओले नायगम। तो ओले क्या करता था दोस्तों? ओल्ले नामक अधिकारी और राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता। ओल्ले क्या करता? कच्चा मसौदा तैयार करता। ये राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था ओले, और जिसकी जांच है ओले नायगम करता था। तो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार कौन करता था? ओले, और उसकी जांच कौन करता था? ओले नायगम। एक था दोस्तों श्रीमुखम या श्रीमुख। श्रीमुख है वो स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश। श्रीमुख क्या था दोस्तों? स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश। तो स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश क्या कहलाते हैं दोस्तों? श्रीमुख। उसके बाद में दोस्तों आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 9 प्रांतों में विभाजित था। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो चोल साम्राज्य है वो 9 प्रांतों को दोस्तों चोल साम्राज्य में मंडल कहा जाता था, और ज़्यादा प्रांत हो तो उसको मंडलम हो गया। तो जो चोल साम्राज्य है वो 9 प्रांतों या मंडलों में विभाजित था। और दोस्तों जो प्रांतों को मंडलम कहा जाता था
और मंडलमों का जो विभाजन है वो कमिश्नों के तुल्य कोट्टम या वेलनाडु में हुआ था। तो प्रांतों मंडलम का विभाजन किस में हुआ था? कोट्टम या वेलनाडु। तो प्रांतों का विभाजन है वो मंडलम में विभाजन कोट्टम या वेलनाडु में हुआ था। तो कोट्टम या वेलनाडु का विभाजन है वो नाडु, इसका विभाजन है वो नाडु में हुआ था। नाडु को दोस्तों जिला भी कहा जाता है। तो मंडलम का विभाजन कोट्टम या वेलनाडु और कोट्टम या वेलनाडु का विभाजन नाडु में। नाडु चोल प्रशासन की बुनियाद इकाई थी। नाडु की सभा नाटार थी। तो दोस्तों नाडु की जो सभा थी उसको बोलते दोस्तों नाटार। तो नाटार किसे कहा जाता था? नाडु की सभा को। इसकी सभा की जो नाडु की जो सभा थी नाटार, इसके खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर आरोपित किया जाता था। कौन सा कर आरोपित किया जाता था? नाडु विनियोगम। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम या संघ थे। नाडु के बाद में दोस्तों आता है ग्राम, जिन्हें दोस्तों कुरम कहा जाता था, कुरम। और बड़े नगर है वहां पर तेनियूर या तेकुरम गठित किए जाते थे। तेनियूर या तेकुरम, तेनियूर या तेकुरम में ये बड़े नगरों में गठित किए जाते थे। तो दोस्तों प्रांतों को मंडल कहा जाता। मंडल है वो कोट्टम या वेलनाडु में विभाजित था। और इनको बाद में आते हैं नाडु, नाडु को जिला कहा जाता है। नाडु के पश्चात आता है दोस्तों ग्राम, ग्राम को कुरम कहा जाता था, कुरम। और तेनियूर या तेकुरम है ये बड़े नगरों में गठित किए जाते थे। तो तेनियूर या तेकुरम क्या था दोस्तों? बड़े नगरों में गठित कुरम। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के बाद में दोस्तों आता है स्थानीय प्रशासन। इसके अंदर बाद में दोस्तों स्थानीय प्रशासन में आता है ग्राम शासन, ग्राम। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हुआ है। तो चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हुआ है? 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हुआ है। को दोस्तों कौन कौन सी हुआ है? उर, सभा व नगरम। तो चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हुआ है, उर, सभा और नगरम। तो अपन दोस्तों पढ़ते हैं नगरम, इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों नगरम इस मतलब ये नगरम है, ये वाणिज्य व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तनम कहलाती थी। नगरम के अंदर जो व्यापारियों की बस्ती थी वो वीरपत्तन कहलाती थी। तो वीरपत्तन दोस्तों नगरम के अंदर जो व्यापारियों की जो बस्ती थी वो वीरपत्तन थी। तो व्यापारियों की बस्ती को वीरपत्तन कहा जाता था। तो दोस्तों उत्तमेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों से चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो चोल युगीन चोल काल में ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? अपन को उत्तमेरूर से। उत्तमेरूर से 2 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले? 2 अभिलेख। उत्तमेरूर से जो 2 अभिलेख मिले हैं उसमें चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों अपन नगरम के बारे में पढ़ा कि वीरपत्तन क्या था? व्यापारियों की बस्ती थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों उर है दोस्तों ये सामान्य लोगों की संस्था थी। तो उर क्या थी दोस्तों? सामान्य लोगों की संस्था थी। सामान्य लोगों की संस्था क्या कहते हैं दोस्तों? उर। और आलूगणम उर की कार्य समिति थी। तो उर की जो कार्य समिति थी, उर की जो कार्य समिति थी उसको दोस्तों क्या बोलते थे? आलूगणम। तो फिर दोस्तों आलूगणम क्या थी? उर की कार्य समिति को आलूगणम कहा जाता था। और उर है वो सामान्य लोगों की संस्था थी। अब पढ़ते हैं अपन सभा के बारे में। सभा या महासभा।
सभा है ये दोस्तों, ये अग्रहार मतलब ब्राह्मण प्रदत्त भूमि ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्राम ब्रह्मदेय या मंगलम भी कहलाते। सभा का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता था। ये ब्राह्मण प्रदत्त भूमि थी और बीच में बुजुर्ग ये ब्राह्मण लोग रहते थे। इसको ग्राम में इनको ब्रह्मदेय या मंगलम थी। और सभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष था? सभा का कार्यकाल है वो 3 वर्ष था। इस सभा के अंदर ही दोस्तों पेरुगुरी था जो सभा को कहा जाता। तो सभा के अंदर जो पेरुगुरी किसको कहा जाता? पेरुगुरी। पेरुगुरी मतलब सभा को पेरुगुरी कहा जाता था। और सभा के जो सदस्य थे उनको पेरुमक्कल कहा जाता। पेरुमक्कल है वो सभा के सदस्य थे। तो दोस्तों पेरुगुरी थी वो सभा को पेरुगुरी कहा जाता था। और पेरुमक्कल है वो सभा के सदस्यों को कहा जाता था। और जो सभा की जो समिति थी उसे वारियम कहा जाता था। क्या दोस्तों? वारियम। तो वारियम क्या था? सभा की समिति। तो सभा की समिति को वारियम कहा जाता था। इसके जो सभा की समिति के जो सदस्य थे उसको वार्यप्य या वार्यप्य रुक्कले कहा जाता रहा सभा के सदस्य। तो सभा के सदस्यों क्या कहा जाता दोस्तों? वार्यप्य रुमकले। वार्यप्य रुमकले किसको कहा जाता? सभा के सदस्यों को कहा जाता। फिर आता है दोस्तों सभा के अंदर महाजन, ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार थी। तो महाजन के अंदर दोस्तों ब्राह्मणों से जो निर्मित एक संस्था है उसके अंदर ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार है। तो ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार कौन थे? महाजन। तो मोस्ट आता है दोस्तों वारियार। सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति है उसको वारियार कहा जाता। वारियार। तो दोस्तों वारियार है वो सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति है उसको वारियार कहा जाता। सभा के लिए विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। तो वारियार है ये सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति थे। और ग्राम में वो 30 वार्डों में बंटा हुआ था। तो ग्राम कितने वार्डों में बंटा हुआ था? 30 वार्डों के अंदर। समिति के सदस्य योग्यता क्या थी? जो समिति थी सभा की उनकी समिति की सदस्य के लिए योग्यता क्या थी? इसकी समिति की सदस्य के लिए दोस्तों सदस्य जो आयु है वो 35 से 70 ईयर के मध्य होनी चाहिए। समिति के लिए सदस्यों की योग्यता। समिति की सदस्य के लिए योग्यता के लिए इनकी आयु 35 से 70 वर्ष के लिए होना चाहिए। और इनका पिछले 3 वर्षों में इनका चुनाव वारियम के लिए न हुआ हो। वारियम है इसके लिए इनका जो चुनाव है वो 3 वर्ष से पहले इनका 3 वर्ष के लिए इनका वारियम का लिए चुनाव न हुआ हो। 3 वर्षों से पहले ये वारियम के अंदर रहा हो। 3 वर्ष से अब वारियम का जो लिए नियुक्त न हुआ हो वो इनके सदस्य के लिए योग्य है। और वह 1/4 एकड़ भूमि का मालिक हो। 1/4 एकड़ भूमि का मालिक होना जरूरी है। तो समिति की सदस्य के लिए 3 योग्यता हो गई दोस्तों। इसके लिए आयु है 35 से 70 वर्ष के होने चाहिए। और पिछले 3 वर्ष में उसका चुनाव वारियम के लिए न हुआ हो। और वह 1/4 वैली या भूमि का मालिक हो। उसका अपना निजी आवास हो। ग्राम प्रशासन से संबंध प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी वो समितियों के बारे में पढ़ते हैं अपन ग्राम प्रशासन के बारे में। एक थी दोस्तों उदासीन वारियम। उदासीन वारियम में वे विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। तो विदेशियों व सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? उदासीन वारियम। उदासीन वारियम ये विदेशियों
या सन्यासियों। विदेशियों या सन्यासियों की देख रेख करने वाली संस्था को उदासीन वारियम कहा जाता था। एक थी दोस्तों तोट वारियम, ये उद्यान समिति थी। तो ये तोट वारियम है, ये उद्यान समिति थी, उद्यान के बारे में ये कार्य देखती थी। एक थी दोस्तों पौन वारियम, ये दोस्तों श्रवण समिति थी। और एक तालाब के लिए जो समिति थी वो थी एरी वारियम, एरी वारियम। तो एरी वारियम क्या थी दोस्तों? तालाब के लिए, तालाब के लिए जो समिति थी। तो तालाब के लिए जो समिति थी वो एरी वारियम, उद्यान के लिए जो समिति थी टोट वारियम, और स्वर्ण समिति जिसको पौन वारियम, और उदासीन वारियम थी वो विदेशियों या सन्यासियों की देख रेख करने वाली संस्था थी। और सबके पश्चात आते दोस्तों संवत्सर वारियम। संवत्सर वारियम, संवत्सर वारियम में इसका कार्य अन्य समितियां इनके कार्यों के सर्वेक्षण करना था। ये वार्षिक समिति थी, इसका सदस्य संख्या 12 थी। जो सदस्य संख्या इनकी जो 12 थी, और इनका कार्य था वो सभी समितियों की कार्यों की देख रेख करना था। अब आता है दोस्तों चोल काल में राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों राजस्व विभाग को वारिपोत, तो राजस्व विभाग को राजस्व विभाग को वारिपोत, राजस्व विभाग को दोस्तों वारिपोत कहा जाता था। और इसके जो प्रमुख है उसको वारिपोतक कहा जाता था। प्रमुख को क्या कहता दोस्तों? वारिपोतक। तो राजस्व विभाग को वारिपोत तथा इसके प्रमुख को वारिपोतक कहा जाता था। राजस्व विभाग का जो रजिस्टर है उसको वेरिपोतक कहा जाता था। तो राजस्व विभाग को रजिस्टर उसको वेरिपोतक कहा जाता था। वारिपोतक के कणक कहा जाता था। ये क्या था दोस्तों? ये था राजस्व विभाग का रजिस्टर। तो दोस्तों राजस्व विभाग है उसको वारिपोत, और राजस्व विभाग जो प्रमुख है उसको वारिपोतक, और राजस्व विभाग का जो रजिस्टर है उसको वारिपोतक कणक कहा जाता था। और दोस्तों कलम थी वो भूमि मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो उसको कलम कहा जाता था। कलम, कलम था दोस्तों भूमि माप हेतु प्रयुक्त, ये भूमि को मापने में काम आता था। तो भूमि मापने हेतु कलम का उपयोग किया जाता था दोस्तों। और राज्य के स्वामित्व वाली भूमि थी उसको परभूमान्यम कहा जाता था। तो परभूमान्यम किसको कहा जाता? राज्य के स्वामित्व वाली भूमि। और मठों को प्रदत्त भूमि को मठपुर। तो मठपुर का दोस्तों मठों को प्रदत्त भूमि को। और जैन संस्थाओं को जो दान दी गई भूमि है उसको दोस्तों पेलिचेदम कहा जाता था। पेलिचेदम है वो जैन संस्थाओं को दान भूमि, और मठों को प्राप्त मठपुर, मठों को प्राप्त। तो मठों को प्राप्त मठपुर, और जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि पेलिचेदम। और शिल्पकारों का जो निवास स्थान है उनको कहता दोस्तों कमेंचेरी। कमेंचेरी है वो शिल्पकारों का निवास स्थान। तो शिल्पकारों को जो निवास स्थान को केमेंचेरी कहा जाता था। और जो कृषि जो मजदूरी करते हैं कृषक लोग जो उनका निवास स्थान को पेरीचेरी कहा जाता था।
पेरी चेरी। इसमें कर्षक लोग रहते थे, जो मजदूरी लोग करते थे उनको पेरी चेरी कहा जाता था। अब चोल काल में प्रमुख कर क्या क्या थे? प्रमुख कर, तो दोस्तों चोल काल में जो प्रमुख कर थे, लगान को क्या कहा जाता था? लगान को दोस्तों कदमाई कहा जाता था। कदमाई, कदमाई या कुडीम। तो कुडीम या कदमाई क्या था दोस्तों? ये था लगान। तो लगान को कदमाई या कुडीम कहा जाता था, और शुल्क है उसको केडम कहा जाता था। तो शुल्क को केडम कहा जाता था, और केदमा या कुडी में वो लगान को कहा जाता था। गांव की रक्षा के लिए जो कर लिया जाता उसको बोलते दोस्तों पाटी कावल। पाटी कावल, पाटी कावल था दोस्तों गांव की रक्षा के लिए। गांव की रक्षा के लिए जो कर था वो पार्टिकल था, और जो भवनकर था ना उनको मैंने ही रे कहा जाता था। मैंने ही रे भवनकर को, भवन बनाते थे उस टाइम वो कर लिया जाता था, उनको मैंने ही रे कहा जाता था। कोलुतुंग प्रथम है वो अनेक करों में छूट देने के कारण सुतार कीमित काल है। कोलुतुंग प्रथम ने क्या क्या दोस्तों बहुत सारे कर, कोलुतुंग प्रथम ने बहुत सारे करों में छूट दी, इसलिए दोस्तों उसको सुतारनीवर्त का, सुतारनीवर्त। अब आती है दोस्तों सैन्य व्यवस्था, चोलकालीन सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य छावनियों को दोस्तों पेडुविडु कहा जाता था। सैन्य छावनियों को पेडुविडु, सैन्य जो छावनियां थी दोस्तों उसको पेडुविडु। तो सैन्य छावनियों को पेडुविडु या केडगम, तो सैन्य छावनियों को पेडुविडु या केडगम कहा जाता था। जो पैदल सैनिक थे उन वह थे बेडपरे। तो बेडपरे क्या थे दोस्तों? पैदल सैनिक। और जो दोस्तों धनुर्धारी सैनिक थे उनको बिल्लीगल। बिल्लीगल है धनुर्धारी सैनिक थे। तो धनुर्धारी सैनिकों को बिल्लीगल, और अश्वारोही जो सैनिक थे वो उदीर गेवर, और गण जो सेना थी उनको कुंजीरमल। गण सेना को दोस्तों कुंजीरमल, और दोस्तों जो अश्वारोही सैनिक थे उनको कुदीर चेवगर। कुदीर चेवगर क्या थे दोस्तों? अश्वारोही सैनिक। युद्ध में जो सैनिक अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करता था उसे क्षेत्रीय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। तो क्षेत्रीय शिखामणि की उपाधि किसको दी जाती थी दोस्तों? जो सैनिक अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करता था। और ब्राह्मण सेनापतियों को ब्रह्माधिराज की उपाधि दी जाती थी। राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक है उसको दोस्तों वेलेकार कहा जाता था। राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक, राजा का अंगरक्षक है वो, उसको दोस्तों वेलेकार। तो राजा के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक है उसको वेलेकाकार कहा जाता था। चोलों के स्वर्ण सिक्कों को कलंजू या पौन कहा जाता था। जो चोलों के जो स्वर्ण सिक्के थे उनको कलंजू या पौन। तो स्वर्ण सिक्के उनको कलंजू या पौन कहा जाता था। कांसु है वो सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। तो स्वर्ण सिक्कों कलंजू या पौन, और सबसे जो प्रचलित सिक्का था वो था कांसु। और दोस्तों चोल काल में भूमि माप की इकाई है वो नीलम या वेल्ली कहा जाती थी। नीलम या वेल्ली, ये दोस्तों भूमि माप है। तो भूमि माप की इकाई है, तो भूमि माप की इकाई नीलम या वेल्ली।
अब आता है दोस्तों चोल कला एवं स्थापत्य। चोल कला एवं स्थापत्य। फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जोरियों के समान उसे पूरा किया। फर्ग्यूसन है, तो फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना करी और जोरियों के समान उसे पूरा किया। गोएत्जे ने मंदिर स्थापत्य में चोल युग को स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा दोस्तों? गोएत्जे ने क्या कहा है कि गोएत्जे ने मंदिर स्थापत्य के बारे में कहा है दोस्तों का चोल युग का स्वर्ण युग। चोल काल में प्रारंभिक स्मारक है उसको दोस्तों पुडुक्कोट्टई जिले से प्राप्त हुआ। तो चोल काल में प्रारंभिक स्मारक है वो दोस्तों कहाँ से मिला है? तो चोल काल में प्रारंभिक स्मारक है वो पुडुक्कोट्टई जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें विजयले द्वारा नारतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर शिव मंदिर प्रमुख है। सर्वप्रथम इसी चोल युग मंदिर भित्ति चित्र मिलते हैं। तो चोल काल में सर्वप्रथम किस मंदिर में भित्ति चित्र मिलते हैं? वह विजयले का नारतामलाई में बनाया गया मंदिर चोलेश्वर मंदिर। तो विजयले ने नारतामलाई में नारतामलाई में चोलेश्वर या चोलेश्वर जो शिव जी का मंदिर था, ये चोलेश्वर मंदिर। इस मंदिर में दोस्तों सर्वप्रथम अपन को भित्ति चित्र देखने को मिलता है। तो विजयले द्वारा नारतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रमुख है जिसमें सर्वप्रथम चोलकालीन भित्ति चित्र देखने को मिलता है। इनमें जो आपको एक बताया था राजराज प्रथम ने वरदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनाया था। कौन सा बनाया था दोस्तों? वरदेश्वर या राजराजेश्वर। इसकी जो चर्चा हो गई थी वरदेश्वर या राजराजेश्वर। ये दोस्तों कहाँ पर था? ये था चोलों की राजधानी तंजौर के अंदर। इसको किसने बनाया था? निर्माता थे राजराज प्रथम। निर्माता राजराज प्रथम। तो वरदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है वो तंजौर के अंदर था। जो इनका निर्माता थे वो राजराज प्रथम थे। दोस्तों इस मंदिर में प्रथम मंदिर है जिसमें चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई है। और ये राजराजेश्वर वरदेश्वर जो मंदिर है इसका विमान है वो 13 मंजिला है। 13 मंजिला मतलब 60 मीटर। और ये पिरामिड के आकार का है। ये द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है। तो द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान कौन से मंदिर का है? वरदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का। फिर आता दोस्तों वरदेश्वर मंदिर। ये था वरदेश्वर। अब आता दोस्तों वर्दीश्वर मंदिर। वर्दीश्वर मंदिर दोस्तों ये कावेरी नदी के तट पे है गंगकोटचोलपुरम में। तो गंगकोटचोलपुरम को चोलों की राजधानी किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। तो इसका मंदिर का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने किया है। तो ये स्थित कहाँ है? कावेरी तट पे है। ये कावेरी तट पे गंगकोटचोलपुरम में। निर्माता राजेंद्र प्रथम। और वरदेश्वर मंदिर है इसका जो विमान है वो 8 मंजिला है। तो वरदेश्वर मंदिर इसका विमान 13 मंजिला था। और वर्दीश्वर मंदिर जो राजेंद्र प्रथम ने बनाया इसका विमान 8 मंजिला है। तो दोस्तों चोल काल में धातु मूर्ति कला हेतु तंजौर प्रसिद्ध था। तो धातु मूर्ति है, धातु की जो मूर्तियां हैं उसकी निर्माण हेतु तंजौर प्रसिद्ध। धातु मूर्ति के लिए तंजौर प्रसिद्ध था। तो धातु मूर्ति के लिए कौन क्षेत्र प्रसिद्ध था? तंजौर। और कांस्य प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ नटराज ये शिव जी की जो मूर्ति है ये चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है।
कांस्य प्रतिमा में दोस्तों नटराज या शिव जी की जो मूर्ति है नटराज डांस करते हुए, वो मूर्ति है वो चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। तो चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ किसको कहा जाता है? नटराज की मूर्ति को, जो कांस्य की है। और धातु मूर्तियों के लिए दोस्तों तंजौर प्रसिद्ध था। थैंक यू।